नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे तेलंगाना में हुए चुनाव की, उत्तरकाशी में जिंदगी जिंदाबाद के बाद की कार्यवाही की, पीएम के यूएई दौरे की, ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले की और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव, जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान को लेकर सभी पार्टी अपना अपना दांव लगा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। तेलंगाना विधानसभा के 119 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसकी गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। आपको बता दें कि इसकी गिनती के साथ ही सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में 3 पार्टियां जिनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस पार्टी है। ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी बीच इन पार्टियों के बीच भिड़ंत भी हो गई है। तेलंगाना में आज मतदान हो रहा है। राज्य में जारी वोटिंग के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से बीआरएस की शिकायत कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद किशन रेड्डी ने चुनाव आयोग से शिकायत में बीआरएस प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं पर चुनाव में गलत हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसी बीच के कविता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। कांग्रेस ने भारत के राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मतदान के दिन अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। जिस तरह से ये पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है तेलंगाना में, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि इसमें बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस तीनों सम्मिलित हैं। कि जो कविता थी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन पे बताया गया है कि आज वोटिंग के दौरान उन्होंने अपने वोट मांगे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के बारे में भी बात की जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से तेलंगाना आज आखिरी दिन था तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए, जिसको लेकर सभी पार्टियां काफ़ी डरी हुई हैं और अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन दे रही हैं। अगर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टियां हैं, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी है। जबकि अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ 3 पार्टियां एक दूसरे पे दावा कर रही हैं कि हमारी जीत होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। COP28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होने जाएंगे पीएम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई के COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2023 का ये दूसरा सम्मेलन है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। बता दें कि उससे 28 नवंबर से चल रहा है ये COP सम्मेलन, तो 12 दिसंबर तक चलेगा। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर काफ़ी चर्चाएँ करेंगे। पीएम मोदी पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर अपने विचार रखेंगे। भारत की आवाज़ में विकासशील देशों की समस्याओं का जिक्र होगा। वहीं पर्यावरण के मुद्दे पर भी विकासशील देशों के प्रमुख आवाज़ भारत बनेगा। इससे पहले गलगोश ब्रिटेन में इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल प्रधानमंत्री की। यह वर्ष 2023 में यूएई की दूसरी बैठक है। इस बार यूएई के COP28 विभिन्न सत्रों में विश्व के 167 देशों ने सरकारों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधियों को हिस्सा लेने की संभावना है। पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की उनके साथ बैठक का कोई प्लान नहीं है। मालदीव के प्रेसिडेंट तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के बाद मालदीव आएंगे। तुर्की की मोइजू से मुलाकात भारत के खिलाफ मुस्लिम ध्रुवीकरण की एक रणनीति हो सकती है। पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के साथ होने की संभावना है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील के शीर्ष नेताओं में हिस्सा लेने की संभावना है। इजराइल और हमास के बीच विवाद से साया इस बैठक पर पड़ने का आशंका थी, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच कुछ शांति स्थापित हुई है, तो ज़्यादा नेताओं का इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। COP28 की सम्मेलन की आज ये आखिरी बैठक है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस बैठक पे चल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुँच रहे हैं हिस्सा लेने को लेकर। इस पर जो है काफ़ी चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि परिवर्तन को लेकर, जलवायु को लेकर, जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे थे, इनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर उठाएंगे। लगातार इसकी जो बैठक थी चल रही थी, इसमें जो है काफ़ी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग जीतने के बाद सरकार ने दी सौगात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। टनल हादसा ऑपरेशन जिंदगी का अब सफल मुकाम हो चुका है। सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया, उनका ऋषिकेश एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार की तरफ से उन सभी 41 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी गई है। कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, क्योंकि राज्य के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था, कंपनी की तरफ से उन सभी श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस रेस्क्यू अभियान में कंपनी का जो भी कर्मचारी था उसके लिए यहाँ पर बोनस की व्यवस्था की गई है, यानी 2 माह का जो वेतन होगा उन्हें बोनस के रूप में दिया जाएगा। जो कर्मचारी या श्रमिक जो टनल के भीतर फंसे हुए थे उनको 1-1 माह का अवकाश यहाँ पर दे दिया गया है। इस दौरान ये कह सकते हैं कि वो 100 वेतन वहाँ पर रहेंगे। इस कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको 3 दिन का अवकाश दे दिया गया। और अब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर जो टनल्स की जो परियोजनाएं होंगी उनका रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद सभी परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है वो संचालित होंगी, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार तेज गति से चलती रहे। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद होगी कार्यवाही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद विपक्ष जहां ऐसी परियोजनाओं में जांच की मांग उठा रहा था ताकि लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, तो वही राज्य सरकार ने भी सेफ्टी ऑडिट के साथ साथ ऐसी परियोजनाओं का रिव्यू कराने का आदेश यहां पर दिया है। ये समझा जा सकता है कि राज्य में जो 18 निर्माणाधीन परियोजनाएं इस समय चल रही है उन सभी की यहां पर रिव्यू की जाएगी, यानी अगर लापरवाही कंपनी बरत रही है तो उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी, ताकि समय रहते हुए उन लापरवाहियों को दूर किया जा सके। उत्तराखंड राज्य में विकास के काम प्रभावित ना हो, इसलिए राज्य सरकार लगातार नई नीति के साथ काम कर रही है और जो परियोजना यहाँ पर चल रही है उन्हें मदद के साथ साथ ऐसी सुरक्षा के मानकों को अपनाने की हिदायत भी दे रही है। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई, क्या रहा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौबे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के साइंटिफिक सर्वेक्षण मामले में आज जिला अदालत में एक अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस सुनवाई में एएसआई ने जो एप्लीकेशन दी थी 10 दिन की एक्सटेंड करने की समय की, उनका एएसआई की टीम का ऐसा कहना था कि अगले 10 दिनों में हम अपनी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी एएसआई ने ये समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसको लेकर 10 दिन का समय जो है एएसआई को दिया था जिला अदालत ने। इस बार भी कहीं ना कहीं ये मांग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और ये सुनवाई भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज जिला अदालत की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने एएसआई की टीम को 10 दिन का समय दिया है कि अगले 10 दिन में आपको जो है एएसआई सर्वे में जो भी आपने रिपोर्ट चीजें प्राप्त की हैं उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको सबमिट करनी है। और साथ ही साथ ये हिदायत दी है कि अब इस बार जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट आप सबमिट कर ही दीजिए, क्योंकि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जबकि एएसआई ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। ये पूरा जो सर्वे चल रहा था ज्ञानवापी परिसर में, ये 100 दिन से ऊपर तक सर्वे चला और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सर्वे हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ हिंदू पक्ष जहाँ कह रहा था कि जो पूरा जो ज्ञानवापी का जो कथित ढांचा है, कथित मस्जिद है, वो पूरी उनके वो मंदिर हुआ करती थी कभी, वहीं मुस्लिम पक्ष ने जो है इस पूरे दावे को निराधार बताया था और उन्होंने सर्वे का भी विरोध किया था। उसके बाद जो आज कमेटी में जो आज रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसका भी उन्होंने विरोध करा था और कहा था कि जो हिंदू पक्ष दलीलें दे रहा है कि पूरा जो परिसर है वो उनका है, ये कहीं ना कहीं दलीलें निराधार है और निश्चित तौर पर ये जनाधार में आपस जो जनमानस है उसमें सौहार्द बिगाड़ेगी, ऐसा मुस्लिम पक्ष कह रहा था। लेकिन उसके बाद से जब जिला अदालत में अर्जी डाली गई हिंदू पक्ष द्वारा, उसके बाद से जब सुनवाई हुई तब से सर्वे चला और 100 दिन तक अधिक से सर्वे चला। उसके बाद से जब आज रिपोर्ट सबमिट करने की बारी थी तो कहीं ना कहीं जिला अदालत में एएसआई ने और समय मांगा और कहा कि हमारे पास कुछ तकनीकी खामियां ऐसी हैं जिसके चलते जो है जीपीआर की जो रिपोर्ट है हैदराबाद मुख्यालय में वो तैयार नहीं हो पाई है। तो जीपीआर की रिपोर्ट जब तक तैयार होगी हैदराबाद मुख्यालय से आएगी, तकनीकी खामियों की वजह से जो रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है उसके बाद से वो रिपोर्ट भी सबमिट कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिला अदालत ने फटकार लगाई है एएसआई को और कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट कीजिए और इस बार जो आपको तारीख मिली है, जो आपको समय सीमा मिली है, यही लास्ट है, यही अंतिम समय सीमा है। इस समय सीमा के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। देखना होगा कि 10 दिन बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाती है या नहीं, और सबमिट करती है रिपोर्ट तो उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएगी, क्योंकि ये सर्वे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एएसआई का जो सर्वे है अपने आप में काफी ज्यादा खास है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड में नए डीजीपी नियुक्त हुए। कौन है नए डीजीपी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश प्रेमी। 1996 बैच का आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को उत्तराखंड पुलिस का कार्यवाहक महानिदेशक बनाया गया है। यह प्रयोग पहली बार किया गया है। आपको बता दें कि अभिनव कुमार मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी हैं और उनकी गिनती तेज तर्रार अफसरों में की जाती है। आपको ये भी बता दें कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी उस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर
अभिनव कुमार ही गए थे और उन्हीं ने ये कमान संभाली थी। प्रयागराज में सपा नेता के खिलाफ हुई कार्यवाही, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव पर गैंगस्टर की नोटिस सर्व किए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के अलग अलग विंग के जो पदाधिकारी हैं वो आज कमिश्नर ऑफिस पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी मांग है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और इस कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए। दरअसल संदीप यादव पर मुकदमे के आधार पर उन पर गैंगस्टर की नोटिस सर्व की गई है, जिससे समाजवादी पार्टी के लोग नाराज़ हैं। दरअसल संदीप यादव समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और पिछले चुनाव में विधानसभा के शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि जिस तरह से ये नोटिस दी गई कहीं ना कहीं राजनीतिक दोष इसमें दिख रहा है और इसी वजह से नोटिस दी गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन पर कई मुकदमे हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंचे, उन्होंने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि अगर ये कार्रवाई वापस नहीं ली जाएगी तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कौन कौन होगा शामिल और क्या कुछ होगा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे और सीमा सुरक्षा बल का 58 वर्ष पूर्ण हो गया और कल 1 दिसंबर को 59वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं जो कि तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको मैं बता दूं कि चूंकि लगातार जवानों के द्वारा मोटरसाइकिल राइडिंग होगा, ऊँट राइडिंग होगा, हॉर्स राइडिंग होगा और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुजरात का नृत्य, राजस्थान का नृत्य होगा, झारखंडी नृत्य होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉग बनाए गए कि चूँकि किस तरीके से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ये ग्राउंड है रानी झांसी परेड ग्राउंड। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले में महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि महंगाई गैस को लेकर जो कि 450 रुपये की मांग कर रहे हैं, गैस का दाम 450 रुपये किया जाए। वहीं लोग योगी और मोदी के नारे भी लगाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में काजी सुहेल अहमद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किए और रैली निकाल के कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर वहां ज्ञापन सौंपा। ये महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और महंगाई को लेके उन्होंने कहा योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं गैस की कीमत को 450 रुपये करने की मांग भी की और कहा कि इतनी महंगाई है, खाद की किल्लत है, इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सीज फायर के आखिरी दिन हमास ने रिहा किए बंधक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। इजराइल और हमास के गाजा में थमे कत्लेआम का आज 7वां दिन है। बता दें कि इस सीज फायर के तहत दोनों की तरफ से जो बंधक बनाए गए थे उन सभी को रिहा किया जा रहा है। इस दौरान देर रात बुधवार को हमास ने गाजा में बंधक बनाए इजराइल के 16 कैदियों को रिहा किया। साथ ही इस दौरान सीज फायर की अवधि को आगे बढ़ाने के दौरान हमास के एक नेता ने इजराइल को एक बड़ा ऑफर दिया है। बता दें कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने इजराइल इस्लामिक आंदोलन में बंद 7000 फिलिस्तीनियों को कैद किया था उसको रिहा कर दे। उसके बदले में इजराइल और इसके बदले में हमास इजराइल में जो उन्होंने सैनिकों को बंधक बनाए थे उन सभी को वो भी रिहा कर देगा। बता दें कि हमास का इजराइल सैनिकों के बदले फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग पहली बार नहीं है। 2011 में भी हमास ने यही पैतरा अपनाकर अपने कैदियों को मुक्त कराया था। एक दावे के अनुसार इस वक्त की इजराइल जेल में 7000 से अधिक फिलिस्तीनी बंद हैं, जिसमें अधिकारक हमास के मेंबर हैं। हमास का सैनिकों के बदले इस्लामिक आंदोलन करने वाले लोगों की रिहाई की मांग पहली बार नहीं है।
है। इससे पहले भी हमास इस तरह की मांग इजराइल से पूरी करवा चुका है। 2011 में हमास ने 1000 से अधिक फिलिस्तीनियों की अदला बदली इजरायली सैनिक रशीद के बदले की थी। उससे हमास अधिक फिलिस्तीनी कैद थे, साथ ही उसमें से कई अब तक मुक्त किए जा चुके हैं। युवाओं और महिलाओं की तुलना में कई अधिक प्रमुख हैं। हमास ने अक्टूबर में भी इजराइल से सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराने की मांग की थी। बता दें कि हमास के एक नेता ने इजराइल को एक ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इजराइल की जेल में 7000 फिलिस्तीनी बंद हैं उन्हें वो रिहा कर दे। उसके बदले में जो हमास ने इजराइल के सैनिकों और उनके मेंबर्स को जो बंधक बना रखा है, उनके बदले में वो भी उन्हें रिहा कर देगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने शहीदों के लिए निकाला कैंडल मार्च। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बीती रात डक पॉइंट से लेकर बाबा सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकालकर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला है। तो वहीं छात्रों के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। तो वह कहीं ना कहीं एएमयू छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे द्वारा कैंडल मार्च निकालकर देश में मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हमारे द्वारा शहीद हुए जवानों को आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की है। इसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के ऊपर शहीद हुए जवानों पर 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मांग की है, ताकि देश के लिए जो शहीद जवान हुए उनके परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद पहुंचाया जा सके। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने शहीद हुए जवानों को देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि वह शहीद हुए हर जवान को 50 लाख रुपए और उसके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी प्रदान कराएं। तो वहीं अलीगढ़ के टप्पल के रहने वाले राजौरी में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री से हमारी मांग है कि उनको परिवार को आर्थिक मदद की जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। उसी के चलते हमारे द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। मेरठ में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ शुभारंभ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। मेरठ के जिमखाना मैदान में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का रेलवे व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभारंभ किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान रेल मंत्री ने मेरठ को बड़ी सौगात देते हुए कहा है कि मेरठ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। साथ ही रेल मंत्री ने कहा है कि मेरठ से प्रयागराज लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन जल्द ही चलाई जाएगी। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लगातार केंद्र सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है। साथ ही कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल भाषण को भी सुना गया। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। बदायूं में शादी में मची अफरा तफरी, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। जिले से एक सनसनी करने वाला मामला सामने आया है। एक बारात में एक कारीगर अपना खाना बना रहा था। उसी टाइम बारात के कुछ लोग आए और उससे गर्म खाना मांगने की डिमांड कर दी। जब वहाँ कारीगर ने उनको कुछ रुकने के लिए कहा तो इतने में वो आग बबूला हो गए और उससे मारपीट करने लगे। जी आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है बदायूं के थाना मूसाजा का है। वहाँ पर शाम एक बारात आई थी। बारात में कुछ बाराती गर्म खाने को लेकर कारीगर से डिमांड करने लगे। कारीगर ने कुछ रुकने के लिए कहा, इतने में वो सब आग बबूल हो गए और जमकर कारीगर से मारपीट कर दी। कारीगर से मारपीट से उनका पेट नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने खौलते हुए तेल की गर्म कढ़ाई को भी उसी कारीगर के ऊपर लौट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाकर उस जो घायल था उसके लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं उस जो कारीगर है उसके बड़े भाई ने
जो दूल्हा है उसके चचा समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। अभी आरोपी फरार हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने में कब तक कामयाब हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बधाइयों। सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां पर प्रसा की और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कटघरा का है, जहां की रहने वाली अंबालिका की और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, ग्राम प्रधान शोएब के सहयोग से रात्रि 11 बजे प्रसा को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में लेके आया गया था, जहां पर बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि वह रात भर कहारती रही, लेकिन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने एक न सुनी और सुबह होते होते अंबालिका की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, जब इसका संज्ञान प्राचार्य सलील श्रीवास्तव ने लिया, जो इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, संज्ञान लिया, तो सभी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। बदायूं में शादी के नाम से किशोरी के साथ हुआ धोखा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। प्रेमी ने दिया धोखा तो दर दर भटकती घूमती प्रेमिका। जी आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग युवती ने एक लड़के से मोहब्बत की और मोहब्बत होने के बाद उन्होंने शारीरिक संबंध भी बना लिए, जिसके बाद लड़की ने जब शादी की शर्त रखी तो लड़का मुकर गया। इस बात को लेकर गांव में पंचायत हुई, तो पंचायत ने अपना फरमान सुनाया कि आपको इस लड़की को रखना पड़ेगा। लड़का मजबूर होकर उस लड़की को दिल्ली अपने साथ ले गया, जहां पर उस लड़की को बेचकर वह वहां से फरार हो आया। इस बात की सूचना जब लड़की घर वापस आई तो उसने परिजनों को बताई, तो परिजनों ने जाकर थाने पर तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी प्रेमी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बधाइयों। रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।